दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंशिका और फिर से लेके आई हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स। जी हाँ, मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल एंड तक देखें वीडियो को और लाइक और कमेंट किए बिना तो कभी ना जाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम नया नया कंटेंट अब रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। ओके, लेट्स बिगिन बिना समय गवाए अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में सरकार ने कब से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? Since when has the government made the registration mandatory for the import of paper? किसी भी प्रकार के कागज को इंपोर्ट करने के लिए, उसका आयात करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ये बोला है हमारे डायरेक्टरेट जनरल फॉर DGFT यानी कि हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। और जो हमारी PIMS जो हमारी प्रिंटिंग पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसने ये ध्यान रखने के लिए, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से। पहली बात ये बता दूं, हर तरीके के पेपर पे ये लागू नहीं होता है। जो आपके बैंक से रिलेटेड हैं, जो चेक पेपर होता है, मतलब जो प्रिंटिंग पेपर होता है, या फिर जो करेंसी नोट्स होते हैं, समझ रहे हैं, इन सब पर ये लागू नहीं होता। इन सब पर ये लागू नहीं होगा। ये लागू किस पे होगा? ये लागू होगा जो आपके न्यूज़पेपर वाले कागज होता है, जो आपका टिश्यू पेपर होता है, जो आप हैंडमेड पेपर बनाते हो हाथ से, उन सब पे होगा। और इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई जो हमारे लोकल कागज बनाने वाले जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनका संरक्षण करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। क्योंकि सारा अगर हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेंगे तो फिर इन लोग का जो धंधा है वो पूरा चौपट। तो इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लागू होगी, लेकिन अभी नहीं। ये लागू होगी 1 अक्टूबर 2022 से, कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद से अगर आपको कुछ भी आयात करना है, पेपर, टिश्यू पेपर वाले जो कैटेगरी है, ये बैंक चेक, प्रिंटिंग पेपर और करेंसी नोट्स नहीं, इनके अलावा के जो भी कागज हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन पहले से पहले करवानी पड़ेगी। उत्तर है दोस्तों 1 अक्टूबर, बिल्कुल छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 21-22 के दौरान देश में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कब से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? Since when has the central government banned sugar exports during the sugar season 2021-22 to increase the availability of sugar in the country and curb price rise? एक रीजन पता चल गया, अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर बढ़ती रहे, मतलब होती रहे, अवेलेबल होती रहे शुगर, और दूसरी चीज उसके प्राइस राइज को हम कर्ब कर सकें, ताकि मतलब प्राइस राइज में एक तरीके से एक स्टेबिलिटी होती रहे, ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो शुगर के उस पर। अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर शुगर का इंडिया है, लेकिन अगर एक्सपोर्टर की बात की जाए तो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शुगर का है हमारा ब्राजील। तो मतलब इंडिया से कम प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया से कम उगा रहा है अपने देश में शुगर, लेकिन इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम शुगर को कंज्यूम इतना कर लेते हैं, समझ रहे हैं, जितने कि हम उसे उगाते हैं, जितना हमारा प्रोडक्शन है उतना हमारा कंजम्पशन भी है। ऑलमोस्ट अगर मैं कहना चाहूँ उतना लेवल नहीं है कि हम ब्राजील से कम्पीट कर सकें एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो ये जो हमारी वो है कि भाई बैन कर देंगे शुगर एक्सपोर्ट, ये किस किस पे लागू नहीं होगा दोस्तों? जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, EU, जो हमारा CXL है, और जो हमारे अमेरिका है, ये कुछ जगहें हैं जहां पर हम एक्सपोर्ट करेंगे, जहां पर मतलब एक्सपोर्ट करने पर कोई बैन नहीं लगा है अभी करंटली, और जो इसके अलावा जो तारिफ कोटास वगैरह हैं उन सब पर भी। तो हाँ जी दोस्तों, इसका उत्तर है 1 जून 2022। 1 जून 2022 से हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि वो बैन कर देगी शुगर एक्सपोर्ट्स। ठीक है। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों? रिसेंटली हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। ठीक है, किसने दिया है? तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, नरेंद्र बत्रा जी हैं, नरेंद्र ध्रुव बत्रा इनका नाम है, और
इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया इस पोस्ट से। और कमाल की बात देखो, ये प्रेसिडेंट थे हमारे FIH के, मतलब हैं, करंटली हैं, और ये चाहते हैं कि ये अपना ध्यान IOA से हटाकर पहले FIH पे दे। FIH क्या है दोस्तों? फेडरेशन, एक सेकेंड, फेडरेशन इंटरनेशनल दो की, मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बेसिकली, बट हम फ्रेंच में इसका एक्रोनिम लिखते हैं तो वो FIH हो जाता है, ना कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो IHF नहीं होता इंग्लिश में, ये फ्रेंच में देखा जाता है FIH। ओके, तो फेडरेशन हॉकी के ये हेड हैं, अभी करंटली उनके प्रेसिडेंट हैं, और ये चाहते हैं कि ये अपना ध्यान इससे हटाकर उसी पर रखें, क्योंकि ये 2 बार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पर इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं और 2024 तक ये इसके प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। वो चाहते हैं कि वो इससे अपना थोड़ा ध्यान हटाकर और हॉकी पे अपना ध्यान केंद्रित करें, और यही कारण है कि उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है। किसने दे दिया है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी ने। हाँ जी बिल्कुल, नरेंद्र बत्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूल आते जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, what percentage of school students in India go to school on foot? ओके, तो पहली बात बताना चाहती हूँ, 48% ऐसे बच्चे हैं जो पैदल स्कूल जाते हैं, 9% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल बस से स्कूल जाते हैं, 25% ऐसे बच्चे हैं, इनमें ये परसेंटेज काउंट नहीं होती, ये एक अलग हो गया कि भाई इतने बस से जा रहे हैं, या मतलब जो स्कूल का परिवहन है, मतलब बस नहीं, जो भी वैन वगैरह जो भी स्कूल प्रोवाइड करता है, मतलब बेसिकली उससे जाते हैं, और 48% पैदल स्कूल जाते हैं। और इनसे अलग हटकर 25% ऐसे बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स से एक आनाकानी टाइप फेस करनी पड़ती है, जिनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते जाने के लिए। समझ गए? ये एक कुछ तरीके से आंकड़े हैं कि कैसे कैसे ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है इसने ये कंडक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग्स में ये सारे आंकड़े हमारे सामने आए हैं। तो ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है NAS, ये कंडक्ट करवाता है बेसिकली NCERT ही कंडक्ट करवाता है। और ना ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टाइप आप कह सकते हो, ये 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं के लिए रेगुलर बेसिस पर जो एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट करवाता है, ताकि ये देख सके कि हाँ भाई कितने बच्चे कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और जितना हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या उतना बच्चे समझ पा रहे हैं, या कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, या क्या बच्चे स्कूल से छुट्टी कर रहे हैं, या क्या अटेंडेंस रेशो आ रहा है, या कितनी लड़कियां कितने लड़के पढ़ रहे हैं। जो ये सारी चीज़ें हैं वो ये रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए। 2002 में सेटअप हुआ था, तो तब से ये सब चल रहा है बेसिकली एक देखने के लिए कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है बच्चों के द्वारा, कितने बच्चे कर पा रहे हैं कितने नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अब ये सर्वे भी किया था कि कितने बच्चे जा पा रहे हैं, पैदल जाते हैं पैदल बेसिकली, तो हमारा उत्तर आता है 48%। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी KG द्वारा रिलीज की गए एक अध्ययन के अनुसार पर से कम काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया से, ओके ये है पर से काम नहीं है, ये है घर पर से काम, घर पर से काम। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टडी रिलीज बाय मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी KG, which city is the best city in the world to work from home? घर से काम करने के लिए कौन सी कंट्री सबसे बढ़िया है? पहली बात KG एक टेक कंपनी है जिसे पता चल चुका है। इसका उत्तर है, पहले तो आप ये काट ही दो, दिल्ली कराची वगैरह, इंडिया की कोई कंपनी नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के टॉप 10 में एक भी सिटी नहीं है, दिल्ली तो छोड़ ही दो, टॉप 10 में इंडिया की कोई भी सिटी नहीं है। इसका उत्तर आता है हमारा सिंगापुर। और ये जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक वर्ल्ड बैंक की
एक वो है उससे ये इन्होंने सर्वे लिया है। मतलब जैसे अगर आपको डेटा कलेक्ट करना होगा तो आप कहाँ से करोगे, या तो आप सर्वेज लोगे या आप मास वोट्स टाइप करवाओगे। इन्होंने डेटा एनालाइज किया है, बस डेटा एनालिटिक्स के द्वारा इन्होंने डेटा एनालाइज किया है। जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स से और वर्ल्ड बैंक से, दो जगहों से इन्होंने डेटा लिया है और फिर उसको एनालाइज करके इन्होंने ये पता लगाया कि घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कौन सी सिटी सबसे अच्छी है। सिंगापुर सबसे अच्छी सिटी है दोस्तों। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां पर हुआ है? ओके, वेयर इज द थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 हेल्ड रिसेंटली? इसका उत्तर अभी बताऊंगी, पहले बता दूं ये होता क्या है। बेसिकली जो भी आपके फार्मिंग से रिलेटेड इनोवेशन की कोई बात हो गई है ना, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई भी नए आपने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स लॉन्च कर दिए हैं, कुछ भी नहीं, अगर आपने कुछ भी करा या कोई आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि कैसे भाई हम फार्मर्स को स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो बेटर लार्जर एरियाज पे या फिर ये कह लो स्मॉलर एरियाज पे भी हायर एफिशिएंसी के साथ अपने उगाएं अपने क्रॉप्स और उससे ज़्यादा पैसा कमा सकें, ताकि डायरेक्टली। और इंडिया जैसी कृषि प्रधान देश जो है हमारा, एग्रीकल्चरल बेस्ड जो कंट्री है, उसके लिए अगर हम खुद ही सोचिए, अगर हम एग्रीकल्चर को अपने बेटरमेंट के लिए काम करेंगे तो कितना ज़्यादा हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है दोस्तों। इस वजह से ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रही हैं, इट्स अ मस्ट। तो ऐसे ये ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट होते रहने चाहिए। ये तीसरा है, पहले भी 2 हो चुके हैं, उनमें 200 से ज़्यादा टेक कंपनीज आ चुकी हैं, अपने अपने आइडियाज़ दे चुकी हैं कि भाई कैसे आप कर सकते हो। और ये जो थर्ड ग्लोबल है इसमें 100 से ज़्यादा कंपनीज आई थी, अकेली 100 से ज़्यादा कंपनीज आई थी। 3 डेज का ये इवेंट हुआ था और ये हुआ था हमारी अपनी दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में ये हुआ था ऑर्गेनाइज पूरा। न्यू दिल्ली इसका उत्तर है, जी हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस, तेलंगाना फॉर्मेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज द तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? दोस्तों 28वीं स्टेट है, अभी हाल ही में बनी, मतलब रिसेंट है। अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं तो 28 स्टेट है। आंध्र प्रदेश से अलग होके बनी थी तेलंगाना। और एक और बात, 30 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स इसे खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन डे को, उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए जिन्होंने तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, एक भूमिका निभाई थी। तो वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल 2 जून 2 जून को सेलिब्रेट करते हैं हर साल तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ओके, बढ़ती हूँ आगे। 2 जून इसका उत्तर है दोस्तों, याद कर लीजिए, तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून। परफेक्ट। अगला सवाल, विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड बाइसिकल डे, पहली बात तो बता दूं, 4th है, ये 4था वर्ल्ड बाइसिकल डे है जो इस साल 2022 में मनाया गया था। और दूसरी बात, क्यों करते हैं? ताकि हम बाइसिकल को प्रमोट कर सकें, एक अवेयरनेस फैला सकें आम जनता में कि बाइसिकल कितनी इंपॉर्टेंट है, साइकिल चलाना कितना ज़रूरी है। एक तो पहली बात तो किसी भी वर्ग के लोग इसे चला सकते हैं, बच्चा, बूढ़ा, लेडीज, जेंट्स, हर तरीके की साइकिल हमारे समाज में आज अवेलेबल है। और ये पर्यावरण की संरक्षण करने में बहुत हेल्प करती है। एक तो 0 कार्बन एमिशन, नो पॉल्यूशन, ऊपर से आपकी हेल्थ, हर चीज़ को ये मतलब बिल्कुल बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आज तक अवेलेबल हो पाया है हमें, अगर मैं अपनी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखूं या फिर मैं अपने एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं, हर तरीके से। जो लोग बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं वो भी रोज रात को जिम में जाके साइकिल ही चलाते हैं। सो इट्स अल्टीमेट बेस्ट। बढ़ते हैं आगे। ये सेलिब्रेट होता है हर साल 3 जून को। उत्तर नहीं आया है, मैं बता देती हूँ, उसका उत्तर लिख लीजिए, 3 जून को मनाते हैं। ये पिछले का उत्तर है, आया नहीं, पता नहीं क्यों, नेवर माइंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र, वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को कहां पर उद्घाटन किया है? Whereas the Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first nano liquid urea plant
जो यूरिया होता है वो एक तरीके का फर्टिलाइजर होता है और वो होता है नाइट्रोजन बेस्ड। नाइट्रोजन की बात करूं, आप सभी जानते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन। ये यूरिया जो होता है एक सफेद कलर का नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है, फिर से बता रही हूँ। और जो नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का क्या मतलब है, यूरिया प्रेजेंट होंगी नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो अगर मैं इंडिया जैसे एक देश की बात करूं जो कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल एग्रीकल्चरल बेस्ड है, हमारे इतना ज़्यादा मोर देन हाफ ऑफ द चंक जो एम्प्लॉयमेंट भी है वो भी प्रोवाइड करता है और जीडीपी में भी काफ़ी मदद करता है। तो अगर हम अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे काम करेंगे तो कितना ज़्यादा, सोचिए आप, फिर से बता रही हूँ सेम बात कि जीडीपी हमारा बढ़ेगा। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने ये इनॉग्रेट कराया है नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात क्षेत्र में इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है। और दोस्तों एक कमाल की बात, 175 करोड़ रुपए की लागत लगी है इसमें, 175 करोड़ रुपए लगे हैं इसको पूरा सेटअप करने में, इस नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट को। तो हाँ, गांधीनगर गुजरात इसका उत्तर है। ये इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर हत्या कर दी गई? हाँ जी, काफी 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 ज्यादा दुखद घटना। पंजाब के ये सिंगर हैं हमारे और एक से एक गाना इन्होंने दिया है। अभी इनकी कुछ भी उम्र नहीं थी, केवल 29 साल के थे, हाल ही में शादी होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली गोली मारकर, she was shot dead, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। तो एक तो पहली बात, जवाहर मनसा नाम की एक जगह है, मतलब जवाहर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ के कुछ वो थे असैसिनेंट्स जिन्होंने ग्रुप करके उनको मार डाला। दिन दहाड़े वो अपनी गाड़ी में थे और उनकी हत्या हो गई। काफ़ी ज़्यादा मीडिया लाइमलाइट में आज भी ये बात है कि भाई कैसे कैसे हुआ, और अब भी उसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। पहले इनके पास सिक्योरिटी थी और जैसे ही सिक्योरिटी हटाई गई, जैसे ही पुलिस फोर्स हटी इनके पास से, वैसे ही ऑलमोस्ट इन नो टाइम ये शॉट डेड कर इनको मार दिया गया मतलब। और आज भी कई एक्यूजेशंस लग रही हैं उनके दोस्तों पर कि भाई उन लोगों ने क्या किया, उनके दो दोस्त जो गाड़ी में थे वो कैसे जिंदा बच गए जब अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। तो आई डोंट नो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मे बी इन रिसेंट टाइम्स विल गेट एन आइडिया कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। सो अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये पंजाब के एक सिंगर हैं और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कई बार वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ओवरटेकिंग चाइना। दोस्तों इंडिया और चाइना की अगर ट्रेड की बात करूं, एक अलग ही फिनोमिनल ट्रेड रिलेशन था हमारा। इंडिया और चाइना के बीच में इतने एक्सपोर्ट इतने इंपोर्ट चलते थे कि बस क्या ही बताऊं, अलग ही लेवल के। लेकिन अब हाल ही में एक और देश ऐसा उभर कर आया है जिसने कंप्लीटली बदल के रख दिया है हमारे ट्रेड रिलेशन को चाइना के साथ, और वो कौन हो सकता है? वो है हमारा अमेरिका। बिल्कुल, पहले जो 2020-21 की बात करूं तो क्या थी हमारी 80.51% थी, और अगर अब की बात की जाए 2021 से 2022 की, तो हमारा जो ये परसेंटेज है ट्रेड वो बढ़ के हो गया है 119.42, और मतलब परसेंट नहीं है, आई एम सो सॉरी, अरब डॉलर। ये सिर्फ वो नहीं है, ये है अरब, माइंडेड पीपल, अरब डॉलर का पहले ट्रेड रिलेशन था हमारा, और अब मतलब एक साल ही मान लीजिए इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा कि आज की डेट में अगर बताएं तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाई हो गया है हमारा अमेरिका के साथ कि हमने चाइना को भी ओवरटेक कर दिया है। चाइना को अगर ओवरटेक कर दिया तो मतलब कितनी बड़ी बात है, आप समझ ही सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका इसका उत्तर है दोस्तों।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया? Which state government recently constituted a panel to implement uniform civil code? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि भैया आप किसी भी धर्म, जाति, वेशभूषा को बिलोंग करते हो, कोई भी आपकी कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, स्किन कलर कुछ भी हो, एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स होंगे नेसेसरी जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी सोशल मुद्दे को लेकर, जैसे मैरिज, डिवोर्स वगैरह जितने भी होते हैं उन सब पर आपको एक बेसिक रूल्स होंगे और वो आपके डिग्निटी को भी इंश्योर करेंगे. सो हाँ, बेसिकली इट्स अ गिव एंड टेक कोड ऑफ कंडक्ट. दूसरी चीज कि ये एक 5 मेंबर की होगी, 5 सदस्यीय कमेटी है ये, और इसको हेड कौन कर रही है? सोचिए, इसकी हेड है हमारी रंजना देसाई. इनकी हिस्ट्री काफी कमाल की है दोस्तों. मुंबई हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं, उसके बाद रिटायर्ड जस्टिस रह चुकी है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद करंटली डिलिमिटेशन कमेटी को हेड भी कर रही हैं, जो डिलिमिटेशन कमेटी यानी कि परिसीमन आयोग जो हमारा है उसको अभी करंटली ये हेड भी कर रही हैं, है ना. और अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो 5 मेंबर की कमेटी है उसको भी हेड करेंगी. तो ये है हमारी रंजना देसाई जी. परफेक्ट. तो इसका उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड. यूके वो स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाली है. परफेक्ट. इम्प्लीमेंट का छोड़ो, अभी फिलहाल पैनल जो बिठा रही है वो यूके बिठा रही है, इम्प्लीमेंट तो बाद में देखा जाएगा होगा या नहीं होगा. भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल का लॉन्च किसने किया है? Who launched the Indian business portal for Indian exporters and foreign buyers? इसका उत्तर है आपकी अनुप्रिया पटेल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये हेड हैं, और इन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रेड हब सेटअप किया है. ये B2B इनका वो है, बिजनेस टू बिजनेस इनका मोटिव रहा है इसको करने के लिए कि ये एक इंटरनेशनल ट्रेड हब की तरह काम करेगा. क्या इंटरनेशनल ट्रेड हब की तरह काम करेगा आपका इंडियन बिजनेस पोर्टल जो इन्होंने ये बनाया है. क्यों? कि मतलब जो भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो बाहर के फॉरेन बायर्स और ओवरसीज जो ट्रेडर्स हैं जो बाहर की दूर दराज की कंट्री से हमारा सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनको एक बेसिकली पोर्टल मिल जाए, एक क्लियर एंड कट पेज मिल जाए कि हाँ भाई हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने कितने क्वांटिटीज वगैरह सब कुछ. तो ये वेबसाइट है एक लॉन्च की गई है हमारी अनुप्रिया पटेल द्वारा जो हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्टर हैं. परफेक्ट. काफी बढ़िया. इससे एक तरीके से हमारा एक्सपोर्ट को ना काफी ईज मिल जाएगी, एट ईज हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा काम. हाल ही में कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है? Recently, the Ministry of Coal has prepared a national mission document to achieve how many metric tons of coal gasification by 2030. पहले इसका उत्तर जान लीजिए दोस्तों, 100 मीट्रिक टन इसका उत्तर है. और आगे बढ़ के बता देती हूँ कि कोल गैसिफिकेशन आखिर असलियत में है क्या. कोल को गैसिफाई करना अर्थात एक बेसिक उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उसको कोल से कन्वर्ट करके सिन गैस में उसे कन्वर्ट करना. सिन गैस मतलब सिंथेटिक गैस की शॉर्ट फॉर्म है हमारी सिन गैस. तो क्या होता है, कोल को ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में एक्सट्रीम प्रेशर दो और एक्सट्रीम हीट दो, मतलब काफी ज्यादा प्रेशर दो उसे, देखो 30 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और टेम्परेचर भी इसको दे दो 1225 डिग्री सेल्सियस तक का, मतलब हाईएस्ट इतना मैक्सिमम दोगे अगर आप उसे, तो आपको एक तो ये रेसिड्यू मिलेगा, ये स्लैग टाइप मिलेगा जिसका आज तक तो कुछ काम नहीं हम कर पाए हैं, ये परफेक्ट वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट. और उसके अलावा आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा सिन गैस जो कि होगी हाइड्रोजन और CO की को आप मिला के एक, मतलब बेसिकली वो रेशियो इसका एडजस्टेबल है. बाय प्रोडक्ट्स इसके क्या होगी, स्लैग है जो ये है रेसिड्यू आपका स्लैग, CO2 और H2S. क्लीनिंग ऑफ सिन गैस होगी इसके बाद. तो पहली बात, सिन गैस एक अनदर टर्म है सिंथेटिक गैस की जो मैं बता चुकी हूँ. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये मिक्सचर है. CO कार्बन मोनोऑक्साइड,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन का एक मिक्सचर है ये हमारी सिन गैस। और कैसे बनती है भाई? कोल की गैसिफिकेशन करके बनती है। ऑक्सीजन और स्टीम, ऑक्सीजन और वाटर स्टीम फॉर्म में रिएक्ट करते हैं कोल के साथ, और एक केमिकल रिएक्शन होता है जो प्रोड्यूस करता है हमारी सिन गैस, और उसके साथ स्लैग यानी कि उसके साथ रेसिड्यू भी बचता है। ठीक है, क्या फायदे हैं? क्यों हम करा रहे हैं इतने 100 मेट्रिक उसके टन्स पे? क्या रीजन है भाई? बहुत सारे इसके फायदे हैं। पहली बात तो अंडरग्राउंड फ्लोर गैसिफिकेशन जो UCG है वो पोल्यूशन ही नहीं करने देती। जो माइनिंग में जितना भी पोल्यूशन होता है आप अंडरग्राउंड जाकर ही उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्यों? हाइड्रोजन कितनी कंबस्टिबल गैस है सोचो, वो उसको बर्न करने के बाद अब पहले जो क्या क्या निकलता था, कितनी हार्मफुल गैस निकलती है जब आप कोल को बर्न करते हो। और हाइड्रोजन जब जो सिन गैस बनती है हमारी हाइड्रोजन CO2 वाली, तो वो बर्न होगी और सिर्फ एक लेस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन कॉज करेगी या निग्लेजिबल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन कॉज करेगी एनवायरनमेंट पे। तो काफी ज्यादा एक बढ़िया स्टेप है कोल गैसिफिकेशन अगर देखा जाए, और बेटर एफिशिएंसी देता है। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से कोल बर्न करोगे और इसके जरिए अगर आप पहले से सिनगैस में कन्वर्ट करके फिर उस ऐसे फ्यूल यूज करोगे तो काफी ज्यादा एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। गैस ट्रांसपोर्ट करना चीपर हो जाएगा भाई, चीपर और आसान कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट पाइपलाइन में डालो और खत्म। कोल को ट्रांसपोर्ट करने से तो काफी ज्यादा बेटर है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आ सकती है सिनगैस, वेरियस अदर पर्पसेस हो सकती है, अमोनिया बनाने के लिए, पावरिंग हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज इसके अदर भी हैं सिर्फ एक फ्यूल होने के बजाय। और नेचुरल गैस, एनर्जी फ्यूल, यूरिया, इन सब की प्रोडक्शन के लिए और दूसरे केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन इसके अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूँ, क्या क्या इसकी डीमेरिट्स है, क्या कैसे कैसे डिसएडवांटेज है, या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसे इतने बड़े स्केल पर आज भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात मैंने क्या बताया, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन सॉरी। तो हाइड्रोजन मैंने अभी बोला कितना ज़्यादा कंबस्टिबल है। अगर उन अंडरग्राउंड, अगर उन UCGs में बाय चांस कुछ भी ऊंच नीच, कुछ भी एक्सप्लोजिव एक बारी को लग जाता है, तो हाइड्रोजन इतनी कंबस्टिबल गैस है कि पूरा का पूरा कैटास्ट्रोफिक एक तरीके से दृश्य होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। क्योंकि वो गैस हाइड्रोजन अगर बर्न अप हो जाती है, पूरा का पूरा आप समझ लीजिए ये उड़ ही जाएगा। पूरा का पूरा अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पूरा जो आपने सेटअप करा है सब उड़ जाएगा आपका, बिकॉज इट्स गोना बी, और सारे लोगों का काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा हो जाएगा वहाँ पर। दूसरी चीज़ कि जो इसका रेसिड्यू बचता है, जो मैंने अभी आपको स्लैग बताया जो बचता है नीचे, उसका आज तक हम कोई काम नहीं ढूंढ पाए हैं। प्रॉपर वेस्ट है, तो इतनी वेस्ट जनरेट हो जाती है इससे। बट ये नहीं है कि आज तक हमने इसे यूज़ नहीं करा, हम कोल गैसिफिकेशन टेक्निक को यूज़ करते आ रहे हैं। हमारी काफ़ी जगह पे प्लांट्स भी लगे हुए हैं, 3 मेजर प्लांट्स हैं, लेकिन उतने बड़े स्केल पर अभी तक नहीं हुआ है। तो वो हम करने जा रहे हैं किससे, वो हम करने जा रहे हैं किससे, जो हमारे ये प्लांट अब सेटअप होने जा रहा है। कहाँ पर भला, एक सेकेंड, हमारा जो है नेशनल मिशन सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा है ये, 100 मेट्रिक टन एक तो ये ऐसे यूज हुए हैं, और उसके अलावा 4 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकार इस पे खर्च करने वाली है। और यूनियन कोल प्रहलाद जोशी इसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्होंने ये क्या कहते हैं एक तरीके से अनाउंसमेंट करी है कि ये 100 मेट्रिक टन का इन्होंने एम किया है 2030 तक कि ये गैसिफाई कर देंगे इतना कोल। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं इस सवाल में। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। इन सबको बढ़ा दूं एक बार। पैरा कैनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? Who has become the first Indian to win a bronze medal in women's VL 200 मीटर इवेंट एट द पैरा कैनो वर्ल्ड कप? ठीक है, पहली जानकारी VL 200 मीटर की इनकी
कैटेगरी है जिनमें ये खेली हैं। दूसरी जानकारी, इन्होंने हिस्ट्री रच दी है। जब आईपीएल वगैरह चल रहा था तब इन्होंने ये मेडल जीत के एक हिस्ट्री रच दी है। पोज़नान में ये हुआ था, जो इवेंट है पैरा कैनो वर्ल्ड कप, कहाँ हुआ था? पोज़नान, पोलैंड में। और दोस्तों इसको जीता हमारी, यही है, वहाँ नहीं है, यही है, हमारी प्राची यादव जी ने। हाँ जी, प्राची यादव वो पहली भारतीय बनी जिन्होंने ये VL 200 मीटर इवेंट में पैरा कैनो वर्ल्ड कप में एक ब्रोंज मेडल जीता है। एक पैरा एथलीट है ये, ऑब्वियसली पैरा कैनो में पार्टिसिपेट करिए तो पैरा एथलीट है और काफ़ी बारी ये जैसे पहले भी जीत चुकी हैं। तो ये हमेशा ये अवेयरनेस फैलाना चाहती हैं। इनका मोटिव ये रहता है कि ये बता सकें उन अभिभावकों को, उन पेरेंट्स को कि आप जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लड़के को दे रहे हैं उतनी घर की बेटी को भी दीजिए, क्योंकि वो आगे जाकर क्या क्या नहीं कर सकती है। तो इसी वजह से इनका हमेशा उद्देश्य पब्लिक स्पीकिंग का यही रहता है कि ये मोटिवेट कर सकें और अभिभावकों को कि वो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अलग अलग फील्ड्स में आगे भेजें और देखें कि वो देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका प्राची यादव उत्तर है, मैंने बता दिया। और आखिरी सवाल, ये आपका होमवर्क है। 15 सवाल मैंने आपको करा दिया बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, उम्मीद करती हूँ कंठस्थ हो गए होंगे। और ये आखिरी सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क देना चाहती हूँ। टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस या फिर दिल्ली डेयरडेविल्स? किसने जीता है भैया? इसके ऊपर पूरी एक वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ बनाकर। ये आपका होमवर्क होने वाला है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे कि आखिर कौन सी टीम थी वो जिसने IPL 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों इसी के साथ मैं अंशिका साइन ऑफ कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप उत्तर ज़रूर दे के जाएं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, कब करोगे? टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।